आज हम पढ़ेंगे तमस उपन्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। वे इस उपन्यास से साहित्य जगत में बहुत लोकप्रिय हुए। तमस को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस पर 1986 में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनाई थी। आगे हम इसकी कथा वस्तु देखते हैं। आगे हम देखते हैं तमस की कथा वस्तु। तमस की कथा परिधि में अप्रैल 1947 के समय में पंजाब के जिले को परिवेश के रूप में लिया गया है। तमस कुल 5 दिनों की कहानी को लेकर बुना गया उपन्यास है। परंतु कथा में जो प्रसंग, संदर्भ और निष्कर्ष उभरते हैं उससे यह 5 दिवस की कथा न होकर 20वीं सदी के हिंदुस्तान की अब तक के लगभग 100 वर्षों की कथा हो जाती है। यूं संपूर्ण कथा वस्तु 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में कुल 13 प्रकरण है। दूसरा खंड गांव पर केंद्रित है। तमस उपन्यास का रचनात्मक संगठन कलात्मक संधान की दृष्टि से प्रशंसनीय है। इसमें प्रयुक्त संवाद और नाटकीय तत्व प्रभावकारी है। भाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी के मिश्रित रूप वाली है। भाषाई अनुशासन कथ्य के प्रभाव को गहराता है। साथ ही कथ्य के अनुरूप वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक एवं विशेषणात्मक शैली का प्रयोग सर्जक के शिल्प कौशल को उजागर करता है। आगे हम इसके पात्र को देखेंगे ध्यान से कि पात्र कौन कौन से हैं तमस उपन्यास में। इसमें नत्थू जी है, बख्शी जी है, अजीज है और मास्टर रामदास है। मेहता अजीत सिंह, देसराज, शक्कर, कश्मीरी लाल, जर्नल, देवदत्त, लीजा, रिचर्ड, हकीम जी, सरदार जी और मौला दाद है। हयात बख्श और लक्ष्मी नारायण है। आगे हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे। आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियां लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में किया है। काल विस्तार की दृष्टि से यह केवल 5 दिनों की कहानी होने के बावजूद इसे लेखक ने इस खूबी के साथ चुना है कि सांप्रदायिकता का हर पहलू तार तार उद्घाटित हो जाता है और पाठक सारा उपन्यास एक सांस में पढ़ जाने के लिए विवश हो जाता है। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या एक युग पुरानी है और इसके दानवी पंजों से अभी तक इस देश की मुक्ति नहीं हुई है। आज़ादी से पहले विदेशी शासकों ने यहाँ की ज़मीन पर अपने पांव मजबूत करने के लिए इस समस्या को हथकंडा बनाया और आज़ादी के बाद हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल इसका घृणित उपयोग कर रहे हैं और इस सारी प्रक्रिया में जो तबाही हुई है उसका शिकार बनते रहे हैं वे निर्दोष और गरीब लोग जो न हिंदू हैं और न मुसलमान हैं बल्कि सिर्फ इंसान हैं और है भारतीय नागरिक। भीष्म साहनी ने आज़ादी से पहले हुए सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाकर इस समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण किया है और उन मनोवृत्तियों को उखाड़ कर सामने रखा है जो अपनी विकृतियों का परिणाम जनसाधारण को भोगने के लिए विवश करती है। आगे हम इसके विश्लेषणात्मक मत को पढ़ेंगे। गोपाल राय के मतानुसार तमस उस अंधकार का द्योतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है और उसे हैवान बना देता है। तमस उपन्यास का सार हम देखेंगे। तमस उपन्यास का सार: भारत के ब्रिटिश विभाजन के अनगिनत विनाशकारी परिणाम हुए जिनमें से कई को भीष्म साहनी के उपन्यास तमस में दिल दहला देने वाले अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में दर्शाए गए 1947 के दंगों के दौरान
साहनी जीवित रहे। अंत में विभाजन को एक विचारहीन भोले अंदाज में लागू किया गया। अनिवार्य रूप से यह ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का एक विभाजन था, जिसका उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करना था। पाकिस्तान का निर्माण, जो भारत की मुस्लिम आबादी का घर होना था, विभाजन का प्रत्यक्ष परिणाम था, जबकि भारत की सीमाओं का उद्देश्य हिंदू आबादी के विशाल बहुमत को शामिल करना था। बेशक लाखों लोगों को स्थानांतरित करना आसानी से पूरा नहीं हुआ था। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को एक नई मातृभूमि में प्रवास करने की आवश्यकता थी। विदेशी उपनिवेशवादियों द्वारा चुने गए, जिनके दिल में उनके सर्वोत्तम हित जरूरी नहीं थे। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष हमेशा सबूत में रहे हैं, लेकिन अब अंग्रेजों द्वारा नक्शे पर खींची गई मनमानी रेखाओं से विभाजन को राहत मिली। नक्शे पर समायोजन के माध्यम से मुसलमानों और हिंदुओं को याद दिलाया गया था कि उनके शासकों के अनुसार वे शांति से सह अस्तित्व के लिए बहुत अलग थे। ऐसा नहीं था। विभाजन से पहले और बाद में चुनौतियों के बावजूद कई लोग सद्भाव से रहते थे। 1947 के दंगे विभाजन के निर्णायक दाग थे और तमस का विषय थे। उपन्यास शुरू होते ही नाथू नाम का एक युवक 5 रुपए के बदले एक सूअर को मार देता है। उसे बताया गया कि सूअर का इस्तेमाल पशु चिकित्सा के लिए किया जाएगा। अगली सुबह जब एक मस्जिद की सीढ़ियों पर एक सूअर मिलता है तो स्थानीय मुसलमान प्रतिशोध में एक गाय को मार देते हैं। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, वैसे वैसे शहर में संदेह और भय बढ़ता है। जैसे जैसे पड़ोसी एक दूसरे की ओर मुड़ने लगते हैं, हिंसा भी पीछे नहीं है और जल्द ही शहर दंगों से घिर गया है। तमस इस मायने में अपरंपरागत है कि इसका कोई केंद्रीय चरित्र नहीं है। अध्याय कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे पाठक का परिचय हुआ हो, या केवल नए पात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, जो अध्याय समाप्त होने के बाद फिर कभी नहीं देखे जाएंगे। दंगों के दौरान हर जाति, राजनीतिक पृष्ठभूमि और धार्मिक पंथ के भारतीयों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई मायनों में भारत अभी भी विभाजन के बाद और 1947 के दंगों के साथ जी रहा है। लेखक संघर्ष के सभी पक्षों पर पात्रों का एक चित्रमाला प्रदान करता है। ऐसे मुसलमान और हिंदू हैं जो शांति चाहते हैं और जो युद्ध पसंद करते हैं। उपायुक्त रिचर्ड के घृणित कृत्यों के विपरीत महान दया और सहिष्णुता के उदाहरण हैं। ब्रिटिश प्रशासक जिसके पास उस गांव का प्रबंधन है जहां दंगे होते हैं और जिसे एक उभयलिंगी उदासीन अभिभावक के रूप में दिखाया जाता है। जैसे ही वह निर्णय लेने को स्थगित करता है, दंगे खराब हो जाते हैं। अंततः बलात्कार, हत्या और सामूहिक आत्महत्या के भयानक दृश्य सामने आते हैं। दंगों का अंततः तब दबा दिया जाता है जब रिचर्ड सेना से हवाई समर्थन के लिए कहता है, कुछ ऐसा जो वह किसी भी समय कर सकता था, जिसमें दंगों के शुरू होने से पहले भी शामिल किया था। इसके बाद जैसे जैसे शरणार्थी शिविर बनने लगे, यह स्पष्ट है कि बहुत कम सीखा गया। एक आदमी जिससे मृतकों और लापतों की गिनती करने का काम दिया जाता है, वह दंगों में पीड़ित लोगों की दुखद कहानियों से जल्दी से मुक्त हो जाता है। वह केवल अपना काम करना चाहता है। नौकरशाही कार्यों के लिए कम की गई दुनिया सहानुभूति के बिना दुनिया है। यह वह दुनिया है जिसे साहनी तमस में दर्शाते हैं। यह भावनात्मक रूप से विनाशकारी उपन्यास है, लेकिन एक आवश्यक है। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।